पूरी सहानुभूति डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ है, हिना साहब के साथ है, लेकिन उतनी ही सिंपैथी, उतनी ही सहानुभूति हमारी डॉक्टर फैयाज़ अहमद के साथ भी है। कोई भी एक फुटेज नहीं दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने उनका बयान और हिना साहब का कि वो जेडीयू में मूव कर रही हैं। ये आदमी कयास लगा रहा है अपनी तरफ से। शहाबुद्दीन साहब का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब जिंदा दिल इंसान थे। शहाबुद्दीन साहब के बाद हिना साहब का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि अभी वो बिहार भ्रमण करेंगी, उसके बाद वो लोगों से टटोलेंगी, उनके बारे में पूछेंगी, उसके बाद वो कोई फैसला लेंगी। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की एक पहचान ही बिहार में, हम सब लोग उस पहचान और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को राष्ट्रीय जनता दल की वजह से जाना जाता था और राष्ट्रीय जनता दल के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। शहाबुद्दीन साहब के किए हुए चीज़ों को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से राज्यसभा का जो है नामांकन फैयाज अहमद ने कर दिया। एक तरफ उनकी बेटी मीसा भारती थी, दूसरी तरफ जो है फैयाज अहमद साहब ने, जो मधुबनी से संबंध रखते हैं, यानी मधुबनी जिले से संबंध रखते हैं, वहाँ के हैं वो, उन्होंने कल विधानसभा में जाकर नामांकन कर दिया। लेकिन नामांकन होने के बाद ही एकदम से सिवान, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का गृह जिला है, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। हिना साहब ने कहा कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता से राय लेंगे, उसके बाद आगे का कदम बढ़ाएंगे। हमारे साथ आरजू खान साहब हैं, प्रदेश महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल के। क्या इस प्रकार से जो मुर्दाबाद के नारे लगे या अनदेखी की गई हिना साहब को, आरजेडी में कहीं ना कहीं कुछ डैमेज होगा मुसलमानों का? अभी ये कहना सही नहीं होगा कि राष्ट्रीय जनता दल में मुसलमानों का डैमेज होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के बाद हिना साहब का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि अभी वो बिहार भ्रमण करेंगी, उसके बाद वो लोगों से टटोलेंगी, उनके बारे में पूछेंगी, उसके बाद वो कोई फैसला लेंगी। तो मुझे लगता है कि कुछ भी कहना इस पर बहुत जल्दीबाजी होगी, इसलिए। और जहाँ तक रही समर्थकों की बात जो आपने कही, तो सबके समर्थक इस तरह के होते हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है विधानसभा का तो वो हंगामा करने लगते हैं, ये हर पार्टियों में देखा जाता है। तो समर्थकों से ही कोई व्यक्ति बनता है और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की एक पहचान ही बिहार में, हम सब लोग उस पहचान और डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को राष्ट्रीय जनता दल की वजह से जाना जाता था और राष्ट्रीय जनता दल के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। शहाबुद्दीन साहब के किए हुए चीज़ों को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा जो भी आपके दर्शक हैं उनको, कि डॉक्टर हिना साहब का साफ कहना था कि अभी वो बिहार भ्रमण करेंगी, बिहार के लोगों से पूछताछ करेंगे, उसके बाद जो उनका निर्णय होगा वो लेंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी इस पे कुछ कहना मुझे। लेकिन क्या उनको पता नहीं था, क्या राष्ट्रीय जनता दल के जो सर्वसम्मान नेता हैं उनको पता नहीं था कि उनके तरफ से भी मांगे चल रही हैं? राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर बैनर भी लग गया, 10 नंबर के बाहर भी बैनर लगा, उसके बावजूद क्या इसको अनदेखी माना जाए? देखिए, इसको अनदेखा नहीं कह सकते हैं। सिर्फ 2 राज्यसभा की सीटें थी और 2 सीटों पे पूरे बिहार की दावेदारी थी। बिहार में बहुत सारे लोग आते थे और उसमें सिलेक्शन करना था पार्टी को, और ये पार्टी के आला कमान के हाथों में होता है। मेरे जैसे पदाधिकारी या किसी प्रवक्ता के हाथों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। पूरी सहानुभूति डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के साथ है, हिना साहब के साथ है, लेकिन उतनी ही सिंपैथी, उतनी ही सहानुभूति हमारी डॉक्टर फैयाज़ अहमद के साथ भी है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उनको दरकिनार किया गया। लगातार 2 बार वो एमपीज़ लड़ी हिना साहब, राष्ट्रीय जनता दल के बैनर से लड़ी, उसके बाद भी वो स्थापित रहीं, पार्टी में थीं, पार्टी का हिस्सा हैं और मुझे लगता है अभी आगे भी चल के पार्टी का वो हिस्सा ही रहेंगी। कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ कुछ मूव होगा, जेडीयू खुद अभी जो है क्लियर नहीं है। आरसीपी सिंह का झगड़ा, ललन सिंह का झगड़ा, उपेंद्र कुशवाहा का झगड़ा, नीतीश जी रुसे हुए हैं, उसके बावजूद क्या जाना सही होगा वहाँ पे? देखिए, ऐसी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं, अफ़वाहों में चलती रहती हैं और तमाम चीज़ें। कोई भी एक फुटेज नहीं दिखा सकते हैं जिसमें उन्होंने उनका बयान और हिना साहब का कि वो जेडीयू में मूव कर रही हैं। ये आदमी कयास लगा रहा है अपनी तरफ से। तो कयास लगाता है अपने-अपने तरीके से। और अभी हमने देखा ये हाजीपुर वाले जो हमारे उनके बेटे ने जॉइन किया था, वैशाली वाले रघुवंश प्रसाद बाबू जी के बेटे ने जेडीयू ज्वाइन किया था। लगभग पौने 2 साल हो गए हैं जेडीयू उनको ज्वाइन किए हुए, लेकिन उनका कुछ अता पता है? तो हर आदमी और हर
शुभचिंतक आदमी या फिर उसको कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स आदमी समझता है कि उसकी इस पेटी पार्टी में क्या अहमियत है और दूसरे पार्टी में जाएगा तो यूज़ एंड थ्रो वाला मामला होगा। तो मुझे नहीं लगता है, और जेडीयू की तो खुद अभी देख ही रहे हैं आप कि तमाम चीज़ें हैं उनके अंदर। लल्लन सिंह गुट है, नीतीश कुमार एक साथ में चल रहे हैं, आरसीपी सिंह तो जेडीयू के होके भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं। उनके लिए एक तरह से सर दर्द बन चुके हैं नीतीश कुमार के लिए आरसीपी सिंह। तो मुझे लगता है कि पहले ये उसी चीज़ से ये लोग निपट लें कि किसको राज्यसभा भेजेंगे, उसके बाद फिर कुछ तय हो पाएगा। डैमेज कंट्रोल किया जाएगा क्या? क्या लालू जी की तरफ से बात किया जाएगा सिवान में? क्योंकि शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राष्ट्रीय जनता दल मुर्दाबाद के नारे, वो भी मोहम्मद शहाबुद्दीन, बार-बार वो अंतिम क्षण याद आता है। वो कहते हैं कि मेरे एकमात्र नेता हैं, वो है लालू प्रसाद यादव। शहाबुद्दीन साहब का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब जिंदा दिल इंसान थे, और ये जो नारे लगे हैं मुर्दाबाद के, तो मैं कह सकता हूँ कि ये समर्थक लोग करते हैं ऐसा। अगर किसी भी चीज़ में अगर उनको उनकी पार्टी के किसी को अगर किसी आदमी विधानसभा का कैंडिडेट आता है, बोलता है कि मुझे टिकट चाहिए, और कोई और भी दावेदारी करता है, टिकट तो किसी एक को मिलना होता है। ठीक है, आरजू खान साहब, आपने शहाबुद्दीन के मसले पर कहा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से शहाबुद्दीन इतने दिन तक जुड़े रहे, क्या सिन्हा साहब को मांगने की ज़रूरत थी राज्यसभा सीट, या आरजेडी को खुद देना चाहिए था? ये देखिए, इसके बारे में आला कमान ही बता पाएगा, क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे और हमारे जैसे पदाधिकारी इसका निर्णय भी नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जवाब अगर आप आला कमान से पूछें तो बेहतर होगा मेरे ख़्याल से। ठीक है, अब हम थोड़े दूसरी पार्टी पे चले जाते हैं। लगभग 28 तारीख होने को हैं, 3 दिन अभी भी बचे हुए हैं नामांकन के लिए, लेकिन ना जेडीयू का नाम आया है राज्यसभा के लिए, ना बीजेपी ने घोषित किया है। तो क्या जो 72 घंटे का अल्टीमेटम था कि 72 घंटे पटना में रहना है, उसके बाद नीतीश जी राजगीर चले जाते हैं? देखिए, नीतीश जी, हकीकत यही है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो लल्लन सिंह हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों। आरसीपी सिंह पूरी तरह से बगावती तेवर में है, बगावती मूड में है, और उनको बगावत करने का ये जो हौसला मिला है, हाँ। ये हौसला कहीं न कहीं बीजेपी दे रही है। और बीजेपी ने यही काम किया है कि जो जिसके साथ भी वो अलायंस में रही है, उसको बाद में उसको तोड़ने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से बीजेपी इसमें मैच्योर गेम खेल रही है, और ये हो सकता है कि आने वाले वक़्त में बहुत कुछ चीज़ें, आने वाले वक़्त में मैं कह रहा हूँ कि बिहार के राज्य के बारे में कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन-सी पार्टी फिर से रहेगी अलायंस में, ये चीज़ें तय करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। 72 घंटे का अल्टीमेटम, और उसके बाद जातीय जनगणना पर बीजेपी का बैकफुट कि हम कहाँ विरोध कर रहे थे, हम तो इसके साथ ही थे। बीजेपी देखिए हमेशा बैकफुट पे रहती है। वो कभी भी मुद्दे की राजनीति नहीं करती है। वो सिर्फ ठगने और बहकाने का काम करती है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है पूरे हिंदुस्तान में, वो किसी भी स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में हो, तो उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, और ये झूठ के ऊपर ही चलते हैं। तो ये मुद्दे की राजनीति तो करते नहीं है। जातीय जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? आप कुत्ते, बिल्ली, तोते, मैना का जातीय जनगणना कर सकते हैं। इंसान की जातीय जनगणना क्यों नहीं कर सकते? इंसान की जातीय जनगणना होगी तो उससे उसको कितना लाभ मिलना चाहिए उसके बारे में पता चलेगा कि उसको कितना हम बेहतर कर सकते हैं उस जात के लिए। इसलिए जातीय जनगणना होना चाहिए। इस पे बैकफुट पे क्यों भाग रही है बीजेपी जी? कल तक तो कह रहे थे प्रदेश अध्यक्ष कि हमारे लिए 2 कैटेगरी, अमीर और गरीब है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक था और नीतीश कुमार के सामने जो है बीजेपी झुक गई? देखिए, अभी तक मैं इसके पीछे भी कह लूँगा कि ये बीजेपी झुक गई, जो आपने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो बीजेपी झुक कैसे गई? बीजेपी के झुकने का वजह भी यहाँ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है। अगर इस तरह का सर्कुलर नहीं बनता, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर नहीं बनता, तो बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार को कभी तोड़ के ख़त्म कर चुकी होती। लेकिन ये कहीं न कहीं से हिम्मत, प्रोत्साहन और ये ताकत अगर नीतीश कुमार जी को मिलती है, तो वो राष्ट्रीय जनता दल की वजह से मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल बैकडोर से हमेशा उनके लिए खड़ी हुई है, सेकुलर फोर्सेस के साथ में खड़ी हुई है। इसकी वजह से नीतीश कुमार अभी तक मजबूत है। ए टू जेड। अब राज्यसभा का गणित जो है 6 है, इसमें 1 बनिया, 1 यादव, 2 मुस्लिम और 1 शायद भूमिहार है और 1 ब्राह्मण है। जी। ना दलित ना अति पिछड़ा। देखिए, ए टू जेड की पार्टी जो हमारे राष्ट्रीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो कहा जी था, वो चीज़ें लगातार बोचहा विधानसभा का जब हम चुनाव जीते हैं, उसके बाद से
ऐसा लग रहा है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है ए टू जेड वाला कॉम्बिनेशन बन गया है और इसमें वो सारे फैक्टर्स हैं, कड़ी हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि दलित और अति पिछड़ा इसमें नहीं है? प्रतिनिधित्व तो आपने नहीं दिया राज्यसभा में। देखिए वो इतने बड़े-बड़े अगर लीडर्स हैं तो वो खुद देखिए मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं सफाई दे रहा हूँ आपको। सफाई क्या, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में मेरे पास 2 सीटें हैं और 2 सीटों में मुझे तय करना था, हमारे आला कमान को, उन्होंने तय कर लिया। अब बताइए इतना बड़ा बिहार और बिहार में 2 लोगों को प्रतिनिधित्व करना, ज़ाहिर-सी बात है, किसी न किसी आदमी को कहीं न कहीं से बुरा लगेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप पार्टी के प्रति सोचते हैं, तो आपको संयम रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी-सी सब्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी सी सब्र जरूर करें। आरजू खान साहब कह रहे हैं कि अगर आप पार्टी के हित में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र रखिए, सबको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जो भी पार्टी में जो बातें हुई या जो कार्यकर्ता ने आवेश में आकर कुछ बोला उस सबको डैमेज कंट्रोल किया जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की पार्टी है। आरजू खान साहब हैं प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।